सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ किए थे। फर्स्ट लॉ हो गया था। चलो, तो दो ही लॉ है इसमें फैराडेज का। पहला लॉ हो गया, सेकंड लॉ आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ में एक्चुअली वो बताया गया था कि कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा कैथोड या एनोड पे, कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, कितना चार्ज पास कर रहे हैं। उसमें एक फॉर्मूला भी डिराइव किए थे हम लोग, W इज इक्वल टू ZIT, है ना। Z क्या था, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, जिसका वैल्यू था इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ठीक है, तो आज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का देखेंगे हम लोग। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो देखो सेकंड लॉ में कैसे लिखते हैं हम लोग, ये है कि इफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग सीरीज में अगर कनेक्ट करें, देन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज शुड पास थ्रू बोथ द सॉल्यूशन। अगर कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उससे चार्ज जो पास होगा, मतलब एक सेल से जितना चार्ज पास कर रहा होगा दूसरे सेल से भी उतना ही चार्ज पास करेगा, शुड पास थ्रू बोथ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड, मतलब कितना सब्सटेंस डिस्चार्ज हो रहा है कैथोड या एनोड पे, वो हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो गया, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। सॉरी, ठीक है। देख लो, अगर मान लो W इस, यही फॉर्मूला से देखो, W इज इक्वल टू Z इंटू Q था, यही था ना, Z, Q को I इंटू T भी लिख सकते हैं, और W इज इक्वल टू Z को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, है यहाँ, यही चीज है। तो अगर देखो, अगर दो सॉल्यूशन है, अगर हम लोग अगर सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो हमको पता है कि चार्ज जो है Q का वैल्यू दोनों से सेम होगा, दोनों के केस में सेम होगा। तो Q का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गया, 96500 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दोनों वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गया दोनों सेल के लिए, तो मास जो होगा W या वेट जो है डिस्चार्ज कितना होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। यहाँ पे आया या नहीं, बताओ। यस सर आज। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दो सॉल्यूशन अगर है, तो अगर उसका हमको निकालना है कितना मास डिपॉजिट होगा, तो अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो W1/W2 हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट E1 ऑफ फर्स्ट बाय इक्विवेलेंट वेट E1 ऑफ टू। तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, मतलब E1 E2 क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, या फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, पहले लिख लियो इसको फॉर्मूला। यस सर। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B and C containing solutions of ZnSO4,
AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इससे करंट जो है स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का करंट इससे पास किया जा रहा है, was passed through them until 1.45 gram of silver is deposited at the cathode of cell B. ठीक है। इसमें निकालना है पहला, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, मतलब करंट कितने देर तक फ्लो किया, और दूसरा निकालना है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड। ठीक है, तो दोनों लॉ यूज हो जाएगा इसमें, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। ठीक है, ट्राई करो। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन लिख लियो? यस सर, लिख लिए हैं। ठीक है, ट्राई करो, चलो आराम से, पहले 5 मिनट है टाइम, आराम से बनाओ। हाँ, जिंक का मास तुम लोग को पता है, जिंक का एटॉमिक वेट होता है, या जिंक का कितना होता है? जिंक का 65 कंसिडर करना है, ठीक है। और सिल्वर का कितना लेते हैं हम लोग? 108 लेते हैं। सिल्वर का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉपर का कितना होता है? कॉपर का मास तो पता ही है ना, 63.5। ठीक है, ये एटॉमिक मासेस लिख रहे हैं, जिंक का 65, कॉपर का 63.5।
बना रहे हो या नहीं? हेलो। हेलो। यस सर। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में लगा देना आधा घंटा। हाँ। आया पहला वाला आया। सर इसका 863 कुछ आ रहा में सेकंड फर्स्ट का मतलब कितना करंट हाँ फ्लो करेगा समय हाँ, तक। 863.73 सेकेंड्स। वो तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कितना जिंक और कितना कॉपर डिपॉजिट होगा वो भी कैलकुलेट करो। तो वो तो पहला वाला कितना करंट पास करेगा या कितने टाइम के लिए पास करेगा वो तो फर्स्ट लॉ से निकल जाएगा। दूसरा सर वाला के लिए जिंक 0.43 ग्राम। हाँ, जिंक हो गया 0.437 ग्राम। हाँ, और कॉपर सर 0.42। 0.42 या 0.427 है एग्जैक्ट। ठीक है, आ गया सबका। किसी को बताना है क्या? ये क्वेश्चन बताना है तो बोलो, बता देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, बोलो, किसी को पूछना है तो बताओ, बता देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, रिस्पॉन्ड करोगे कोई? यस सर। बोल रहे हैं पूछना है किसी को तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बन गया? जितने लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हो बना लिया सब लोग? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? सर शिवेंद्र। हो गया ना तुम्हारा? यस सर। चलो ठीक है। इसमें देखो एक बार जस्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन जिसको करना है वो कर लेंगे। तो पहला वाला जो है W इज इक्वल टू जेड आई टी से निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ करंट दिया हुआ है, टाइम निकालना है कितने सेकंड के लिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? तो वो ऑलरेडी सिल्वर का दिया हुआ है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.45 ग्राम उसका दिया हुआ है, तो 1.45 ग्राम। और यहाँ पे जेड का होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 होता है। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर कितना होगा, एक ही गेन करेगा, एजी प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन इन करके एजी होगा। तो यहाँ एन का वैल्यू 1 ही है, तो जो एटॉमिक वेट हो गया वही उसका इक्विवेलेंट वेट भी होगा।
और बाय 96500 और करंट तुमको दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और यहाँ टाइम, तो ये टाइम यहाँ से निकल जाएगा टी का वैल्यू, तो टी आ जाएगा 863.73 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब दूसरा तुमको कैलकुलेट करना है कि कितना मास और कितना मास जिंक का और कॉपर का डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ है कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W of Ag by W of Zn is equal to equivalent weight of Ag by equivalent weight of zinc। तो हमको पता है वेट ऑफ Ag कितना डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम, और वेट ऑफ जिंक निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसके एटॉमिक वेट से। ठीक है ना, सिल्वर का तो 108 ही हो जाएगा, और जिंक का कितना हो जाएगा 65 इसका एटॉमिक वेट है, और Zn+2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 65/2 इसका हो गया। तो यहाँ से वेट ऑफ जिंक आ जाएगा। इसी तरह कॉपर का निकालना है, तो W of Ag by W of copper equivalent weight of Ag by equivalent weight of copper। तो यहाँ भी 1.45 बाय W of copper, ये तो 108 ही होगा इसका, और कॉपर का कितना हो जाएगा 63.5 बाय, यहाँ पे CuSO4 है ना, तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनका वैल्यू 2 हो गया। ऐसे ही किया हो ना। यस सर। चलो, तो ये हो गया, तो फैराडेस का सेकंड लॉ भी हो गया। ठीक है, तो यही है, मतलब इसमें और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो तुम लोग का गैल्वेनिक सेल में एक छोटा सा चीज छूट गया था, एक कंसंट्रेशन सेल वाला पार्ट छूट गया था, कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, वो छोटा सा चीज है, वो बस देख लो कंसंट्रेशन सेल होता क्या है, वो यहीं पे बता देते हैं। जब ये गैल्वेनिक सेल जहाँ पे बता रहे थे, तो उसी में एक आता है टर्म, देखे होगे क्वेश्चंस मिलेगा इसका, कंसंट्रेशन सेल्स बोलते हैं इसको। तो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, इसको लिख लेते हैं पहले। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, galvanic cell, the electrodes in both the half cell are same। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड्स जो होता है ना दोनों हाफ सेल में, वो सेम ही मटेरियल का इलेक्ट्रोड होगा। तो उस टाइप का ये स्पेशल केस है गैल्वेनिक सेल का, अगर इलेक्ट्रोड्स दोनों हाफ सेल में हम लोग सेम ले लिए, तो उस टाइप के गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो अगर इलेक्ट्रोड अगर सेम हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस सेल का ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों तो सेम ही मटेरियल का हो गया। तो ई नॉट सेल ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड अगर निकालोगे, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ई नॉट सेल अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो गए, तो उसका ई नॉट सेल का वैल्यू 0 हो गया। बट ऐसा नहीं है कि उसका ई सेल भी 0 होगा, ऐसा नहीं है कि सेल फंक्शन ही नहीं करेगा, सेल फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो दोनों सॉल्यूशन का अलग अलग होगा ना, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से वो सेल फंक्शन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस due to different concentration in both the half cells, the galvanic cell is feasible। तो कंसंट्रेशन अगर हम लोग डिफरेंट रखें दोनों हाफ सेल में, तो उस सेल को फिजिबल बनाया जा सकता है, तो गैल्वेनिक सेल फिजिबल होगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल हम लोग ऐसे लें, कैसे नर्व्स इक्वेशन अप्लाई करना है वो भी बता देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है मेटल है सॉलिड, ये जा रहा है Mx+ एक्वस में ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं कुछ C1 है, और यहाँ पे ये Mx+ सेम मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो Mx+ ये एक्वस, ये इसका कंसंट्रेशन कुछ डिफरेंट रखना होगा, तो ये C2 है और ये M सॉलिड में। तो सेम मटेरियल का देखो, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोड सेम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट सेल इसका क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट एम एक्स से एम का दिया हुआ एक्स है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब हम लोग ई नॉट सेल निकालते हैं, तो ई नॉट सेल क्या होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड तो सेम ही, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल एक्स एक्स ही होगा, तो एक्स माइनस एक्स ये क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो ई नॉट सेल तो 0 हो गया, अगर कंसेंट्रेशन सेल दिया हुआ है तो ये अज्यूम कर लेना कि उसका ई नॉट सेल 0 होगा। तो अब नर्स्ट इक्वेशन अगर हमको अप्लाई करना है यहाँ पे, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा तो ओवरऑल पहले रिएक्शन लिखना होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एक्वस, और ये इधर भी एम एक्स प्लस एक्वस ही मिलेगा तुमको, ठीक है, यही नेट इक्वेशन आएगा, ठीक है, ये नेट इक्वेशन लिख रहे हैं, बट दोनों का कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। ये कंसेंट्रेशन मान लो कुछ C1 था, इसका ये सॉरी इस साइड C2 वाला रहेगा, और इसका कंसेंट्रेशन कुछ C1 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, जो वहां पे इक्वेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये C2 और C1। तो अगर इसका Q का वैल्यू हम लोग डिफाइन करें, तो Q क्या आ जाएगा, Ln, नो सॉरी यहाँ Q में Ln नहीं आएगा, Q हम लोग लिखेंगे कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट का लिखेंगे, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन C1 है, बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन C2 है, तो Q का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, नेट इक्वेशन कैसे आया, नेट इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले एनोड पे कौन सा इक्वेशन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन देखो एम सॉलिड जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एम एक्स प्लस, और ये मान लो एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि ना ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें लेफ्ट साइड में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड होता है, और राइट साइड में कैथोड वाला होता है, रिडक्शन वाला। तो लेफ्ट साइड में जो एम एक्स प्लस है इसका कंसेंट्रेशन C1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कंसेंट्रेशन है C1, और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे ये एम एक्स प्लस जो ये ऑलरेडी एक्वस में था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्स इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये एम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन कितना है, ये C2 है। तो अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को जब कैंसिल आउट करोगे, एक्स इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, और एम सॉलिड भी कैंसिल आउट हो गया, तो एम एक्स प्लस एक्वस, और इधर भी एम एक्स प्लस एक्वस, बट दोनों का कंसेंट्रेशन देखो, ये C2 कंसेंट्रेशन वाला है और ये C1 कंसेंट्रेशन वाला है, ठीक है, तो यही नेट इक्वेशन है जो हम ऊपर लिखे हैं। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे Q हो गया, Q जब लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन जब अप्लाई करोगे तो Q लिखोगे, तो C1 बाय C2 आ गया, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ये नेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करें हम लोग, ई ऑफ सेल, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली 25 डिग्री सेल्सियस वाला ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू लॉग Q। तो यहाँ पे ई नॉट सेल तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सॉरी तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई ऑफ सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है, एक्स है, ठीक है, एक्स के टर्म में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्स हो गया, और लॉग क्यू के जगह हम लोग C1 बाय C2 पुट, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए। उसका अगर ई सेल निकालना है कॉन्सेंट्रेशन सेल का, तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल का ही जस्ट एक स्पेशल केस है, जिसमें कि इलेक्ट्रोड अगर हम लोग दोनों कैथोडिक और एनोडिक दोनों में इलेक्ट्रोड अगर सेम यूज कर लिए, ठीक है, तो फिर बट कंसेंट्रेशन डिफरेंट करके उसको हम लोग फिजिबल बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि
इलेक्ट्रोड अगर सेम ले लिए तो फिर वो रन नहीं करेगा, वो रन करा सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंट ले लेंगे, ठीक है, तो वो रन करेगा। तो उस टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, ठीक है, तो उसमें बस यही करना है, और कुछ है नहीं उसमें, ठीक है, समझ में आ गया बात? यस सर। चलो चलो, तो ये समझ में आ गया। तो उसके बाद एक क्वेश्चन, जैसे देखो एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जी एडवांस का क्वेश्चन है ये, एक बार ट्राई करो इसको, देखो ये कंसंट्रेशन सेल वाला नहीं है, उसी मतलब ये दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया गया था, आयनिक का बफर वाला पार्ट और इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, ट्राई करो एक बार। A hydrogen electrode is placed in a buffer solution of, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा, सोडियम एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये बफर सॉल्यूशन है, इन द रेशियो y/x एंड x/y, ठीक है। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस किया गया बफर सॉल्यूशन में, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, तो एसिटिक एसिड में y/x के रेशियो में प्लेस किया गया और सोडियम एसिटेट में x/y के रेशियो में, हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज E1 एंड E2 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है तुमसे कि pKa वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड इज, तो एसिटिक एसिड का pKa का वैल्यू पूछा गया। अब चार ऑप्शंस इसमें दिए गए थे, ऑप्शन ए E1 प्लस E2 बाय 0.118, ऑप्शन बी E1 माइनस E2 बाय 0.118, ऑप्शन सी -E1 प्लस E2 बाय 0.118, और ऑप्शन डी है 2E1 माइनस E2 बाय 0.118, ठीक है, ट्राई करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
क्या बनेगा? हम्म, हेलो। से ट्राई कर रहे हैं। चलो करो, 5 मिनट ट्राई कर लो, फिर देखते हैं। सर बता दीजिए। बता दे, नहीं बनेगा। चलो देखो, इसमें है क्या, बोला गया है कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्लेस किया गया बफर सॉल्यूशन में, ठीक है। और उस बफर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, पहला जो बफर सॉल्यूशन लिया गया है उसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का रेशियो है y:x। और दूसरा जो बफर सॉल्यूशन लिया गया है उसमें उसी दोनों का रेशियो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, उसका रेशियो x:y है। तो दो बफर सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। एक में रेशियो है y:x और दूसरे में x:y। और दोनों बफर सॉल्यूशन में उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्लेस किया गया है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में दिया गया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का है E1 वोल्ट और दूसरे में E2 वोल्ट है, और पी के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये कैसे हम लोग लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अगर लिखना है हमको तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो H2 से ये H प्लस है, तो ये अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किए हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों वैल्यू तो इसका 0 वोल्ट होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। यस सर। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन H2 का कैसे होगा, H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस, ये 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, यही तो इसका ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा होगा। और यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करना है तो इसका प्रेशर, ये गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर 1 atm, और ये कंसंट्रेशन जो यूज कर रहा है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो, चलो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, EH2 जो है, EH2 से H प्लस, ये इसका ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ई नॉट सेल का वैल्यू तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ई नॉट सेल अगर लिखोगे ये तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू, ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ये 0 वोल्ट हो गया, तो इसको हटा ही देते हैं, ये 0 हो गया, माइनस 0.0591, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग नॉर्मली 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ही अज्यूम करेंगे। और यहाँ पे बाय 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2। 2 है, तो बाय 2 यहाँ हो गया। लॉग, अब देखो इसमें कंसंट्रेशन लिखना है तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और इसका होल स्क्वायर होगा।
यस सर। और बाय क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यही होगा ना। हम्म। तो यहाँ पे पुट करो, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर हो गया और बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया 0.0591 बाय 2। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो 1 atm हम लोग कंसिडर करते हैं, 1 atm में ही वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब H प्लस का कंसेंट्रेशन हमको लेना है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर है, तो वो आगे आ जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये आगे 2 log इसको H प्लस लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। यस सर। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, -0.0591 और इनटू log H प्लस। तो अब देखो ये लॉग, ये माइनस लॉग के साथ ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये 0.0591 इंटू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। और इसी माइनस लॉग H प्लस को हम लोग pH लिखते हैं क्या, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही तो होता है pH, है ना। यस सर। pH यस का, सर। तो pH का डेफिनेशन यही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें, E1 अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है E1, तो E1 लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 0.0591 और इंटू pH1, ठीक है, ये पहला हो गया। और इसी तरह सेकंड का भी तो ये ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, E2 सेकंड का भी सेम टाइप का इक्वेशन आएगा, और 0.0591 और वहां पे pH क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन कुछ H प्लस का डिफरेंट होगा। यहाँ पे 1 क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि pH में रिलेशन निकालना है हमको, तो pH अगर pH चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर 1 हो जाता तो तब तो लॉग का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग pH डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E1 हो गया 0.0591 और pH1 फर्स्ट के लिए हम लोग किए, उसी तरह सेकंड के लिए करोगे तो सेकंड के लिए E2 क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 0.0591 इंटू pH2, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। समझ में आया, जैसे फर्स्ट वाला किया उसी तरह सेकंड वाला भी होगा। यस सर। तो ये हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किया। अब देखो इसका बफर वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बफर सॉल्यूशन के लिए हम लोग pH कैसे निकालते हैं, याद है, एसिडिक बफर है ना ये एसिडिक बफर दिया हम्म। हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंडरसन हेसल बेल्च इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। तो उसके लिए फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, एसिडिक बफर के लिए pH कैसे निकलता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट और डिवाइडेड बाय एसिड का कंसेंट्रेशन, यही होता है ना फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, याद है या नहीं, बोलो। सर नहीं था। तो ये देख लेना एक बार, बफर सॉल्यूशन का एसिडिक बफर का ये फॉर्मूला होता है pH कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे उसी तरह हम लोग pH फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के अगर निकालें तो pH1 हम लोग एज्यूम किए हैं उसको, तो pH1 इज इक्वल टू pKa, क्योंकि एसिटिक एसिड है तो pKa उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, pKa प्लस लॉग। और फर्स्ट केस में देखो तुमको कॉन्जुगेट बेस और एसिड का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का रेशियो Y:X दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड ऊपर है, सोडियम एसिटेट नीचे है, तो Y:X है। यहाँ पे हम लोग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड है, एसिड का कंसेंट्रेशन नीचे लिख रहे हैं, तो इसको X:Y लिखेंगे, लिखेंगे ये। यस सर। तो ये यहाँ से आ गया pH1, ठीक है। तो ये इसी तरह हम लोग pH2 अगर लिखें सेकंड वाले इक्वेशन के लिए pH, तो pH इज इक्वल टू pKa, क्योंकि एसिड तो दोनों में सेम ही है, प्लस अब यहाँ पे रेशियो जो लेना है वो रेशियो उल्टा दिया हुआ है, X:Y दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब एसिड का रेशियो लोगे तो ये वो ऊपर चला जाएगा, तो Y/X हो जाएगा, होगा। यस सर।
अब यहाँ पे देखो, अब दोनों का ऐड करो, PH1 और PH2 का ऐड करो। PH1 प्लस PH2 का अगर ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा, पीके पीके ऐड हो गया दोनों, 2 टाइम्स पीके हो गया, और एक है log x/y, एक है log y/x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ, दोनों का ऐड करोगे तो log y/x को माइनस log x/y लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो ये रिलेशन आ गया यहाँ से। अब देखो, अब ऑलरेडी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, पीके निकालना था ना हमको, तो पीके इज इक्वल टू क्या आ गया, PH1 प्लस PH2 और बाय 2, यही हो गया ना। और PH1 का हम लोग निकाल ही चुके हैं, E1 के टर्म में कितना आया है, PH1 इज इक्वल टू E1 बाय 0.0591 और PH2 E1 बाय 0.0। तो ये क्या आ जाएगा, PH1 को हम लोग लिख सकते हैं E1 प्लस E2 बाय 0.0591 लिख सकते हैं ये। और इंटू टू। नीचे, हाँ नीचे 2 है, तो ये देख लो कितना आ गया, E1 प्लस E2 और बाय नीचे क्या है, इसको 0.0591 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.118। तो यहाँ से आ गया ना, पी के इज इक्वल टू E1 प्लस E2 बाय 0.118। तो यही हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। हाँ, तो ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। तो ये एक्चुअली यही एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया गया था, एक बफर सॉल्यूशन और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके थोड़ा सा इसमें तुमको अप्लाई करने, कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हेलो। हेलो। यस सर। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कैसे हुआ? कोई डाउट है इसमें, देख लो एक बार। बोलो। ठीक है, एक बार देख लेना, कोई डाउट होगा तो इसमें पूछना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है इसमें टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े ना। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस एक्चुअली देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कंडक्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस पढ़े हो तुम लोग फिजिक्स में, उसी का उल्टा होता है। ठीक है, वो उसमें भी पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स में। तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए बैटरी से। एक नेगेटिव एंड हो गया, एक पॉजिटिव एंड हो गया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए। ए क्या है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना,
या इन दोनों को जो लेंथ सेपरेट कर रहा है वो लेंथ हम लोग एज्यूम करते हैं एल लेंथ से सेपरेटेड है ये दोनों, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन दोनों के बीच में कितना है, एल है। क्लियर है ना, ये ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एल है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है ना, कंडक्टेंस ये ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग, कंडक्टेंस को जी से डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो ये कंडक्टेंस एक्चुअली होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से डिफाइन करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है या आयंस के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, तो उसी का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोर्ट करेगा या आयंस के फ्लो को असिस्ट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा, कंडक्टेंस असिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी जो है कंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 1/r, मतलब रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो इस कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं हम लोग। और इसका यूनिट जो होगा ना, आर का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। आर का ओम होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे आर एक्चुअली पढ़े होगे तुम लोग कि आर रेजिस्टेंस जो होता है, ये रेजिस्टिविटी के टर्म में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको। रेजिस्टिविटी के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर इज इक्वल टू रो रो इंटू L/A एल बाई ए। होता है। आर हो गया रेजिस्टेंस और रो क्या हो गया यहाँ पे, रो हो गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू L/A हो गया। तो अब यहाँ पे देखो G अगर हम लोग लिखना चाहें, G इज इक्वल टू 1/R हो गया। और 1/R मतलब ये 1 बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू L/A, एल बाई ए। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। देखो ये हो गया 1/रो और इंटू 1/L/A, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली है G इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1/रो इंटू 1/L/A, ठीक है। और 1/रो जो होता है, 1/रो हो गया रेजिस्टिविटी। और अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दोगे तो रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल जब लेंगे तो कंडक्टेंस होता है, उसी तरह रेजिस्टिविटी का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो 1/रो अगर करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, ये क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। ये के टाइप का सिंबल होता है, इसको कप्पा बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा कर लोगे तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, कप्पा से। ये सिंबल जो है ये कप्पा होता है, तो इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। और यहाँ जो L/A है ना, L/A, इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, सेल कांस्टेंट, जिसको कि G स्टार से भी डिनोट करते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट या फिर G स्टार। समझ में आया, L/A क्या हो गया, G स्टार या फिर सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से ध्यान देना, ये क्या था, G इज इक्वल टू 1/रो। तो 1/रो को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कप्पा से रिप्लेस कर सकते हैं, बताओ। यस सर। ये कप्पा हो गया। और 1/L/A था, तो 1/L/A को 1/G स्टार लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट। यस सर। तो यहाँ से कप्पा इज इक्वल टू क्या आ गया, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, सबका सिंबल अलग अलग है। तो यहाँ इसका मतलब कप्पा क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, दोनों सेम चीज है। डेट इज इक्वल टू जी, जी क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, सिंपली कंडक्टेंस इनटू जी स्टार क्या हो गया, सेल कांस्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सबका सिंबल अलग अलग है। अब यूनिट देख लेते हैं हम लोग। तो यूनिट क्या क्या होगा, तो जी होता है ये 1/r है, तो 1/r मतलब, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, आर का यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट, यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, क्योंकि 1/r है तो ओम इनवर्स, ठीक है। ये ऐसे भी रहता है ओम पे पावर -1, तो ये जी का यूनिट हो गया। या फिर इसको देखोगे बहुत जगह ओम को उल्टा करके भी लिखा जाता है, MHO भी लिखा जाता है, ठीक है। ये कंडक्टेंस का यूनिट हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो ओम का इनवर्स कर देंगे, ओम इनवर्स या फिर MHO। और इसी को एक और यूनिट होता है, ये सेम चीज है, इसको साइमन भी बोला जाता है, साइमंस, ठीक है, कैपिटल S से भी डिनोट किया जाता है। ये ओम इनवर्स या फिर साइमन दोनों सेम चीज है। किसका ये यूनिट हो गया, जी का, कंडक्टेंस का। और जी स्टार का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, सेल कांस्टेंट का, बताओ तो, सेल कांस्टेंट क्या है, सर L पर बाय ए। मीटर। हाँ, तो इसको मोस्टली सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि उतना डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं होता है ना, तो जनरली सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो लेंथ सेंटीमीटर हो गया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो इसमें सेंटीमीटर पे पावर -1, ठीक है। तो जी स्टार में तुमको जनरली दिखेगा सेंटीमीटर, या मीटर में भी दिया रहेगा तो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये तो हो गया जी का, कंडक्टेंस का और सेल कांस्टेंट का। अब हम लोग कंडक्टिविटी, कप्पा का यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ कप्पा, कंडक्टिविटी, बताओ कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा। अब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टेंस जी इंटू जी स्टार है ना। तो जी का ऑलरेडी यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं, जी का यूनिट क्या है, साइमन। और जी स्टार का जनरली सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा का यूनिट जो होगा वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। या फिर मीटर इनवर्स में अगर दिया है तो साइमन मीटर इनवर्स। या फिर देखोगे साइमन के जगह पे तुमको ओम इनवर्स भी लिखा हुआ है, ओम -1 और मीटर -1 दोनों सेम चीज है। यहाँ भी ओम -1 और सेंटीमीटर -1। या फिर ओम का सिंबल भी दिया रह सकता है, या ये भी हो सकता है ओम -1 और सेंटीमीटर -1, ठीक है ना, सब एक ही चीज है। समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये कप्पा का यूनिट हो गया कंडक्टिविटी का, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक्चुअली देख लेते हैं कि ये कप्पा को डिफाइन कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी को, ठीक है, डेफिनेशन। कप्पा, चलिए क्या है, एक मिनट। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा कट है ना रहा था। आवाज। अब अच्छा आ रहा है। स्क्रीन सर कट रहा है आवाज। ग्रीन है या नहीं, ग्रीन विजिबल है। यस सर। एक मिनट रुको।
हेलो, यस सर। एक मिनट रुको थोड़ा सा। चलो अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। रुको लोड होने दो। बोल रहे हैं दिख रहा है या नहीं स्क्रीन पूरा? यस सर दिख रहा है। चलो तो कब का डेफिनेशन देख रहे हैं हम? ये कब सेंटीमीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कितना ले लें हम लोग? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। बोलो, बोल सकते हैं ऐसा? मतलब ओवरऑल अगर बोलना चाहें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। हेलो, तो वॉल्यूम अगर हम लोग वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एल इंटू ए लिखते हैं। तो लेंथ अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लें और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। ये रिलेशन तो पढ़े होगे। यस सर। 1 मीटर क्यूब में वन था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है। मतलब अगर हम लोग वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें या फिर 1 ml ले लें, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस जो होगा वही उसके कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कब बराबर होगा, जब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए या फिर 1 ml होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा ना, उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ में आया क्या रिलेशन है? यस सर समझ में आ गया। हाँ, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा वही क्या हो गया, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। तो ये रिलेशन हो गया। तो हम लोग कंडक्टिविटी को सिंपल, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग कंडक्टिविटी के बराबर या फिर कप्पा के बराबर बोलेंगे। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, देख लो इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो, इसमें देखो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है ना?
तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, मतलब रिलेशन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एक ही जैसा टर्म लगता है बट डिफरेंट है, ठीक है। तो एक बार सबका रिप्रेजेंटेशन क्योंकि अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, तो एक बार ये सब कंफ्यूज मत होना, इन सब चीजों में क्लैरिटी होना चाहिए। कब कंडक्टिविटी यूज कर रहे हैं, कब कंडक्टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबका मतलब अलग अलग है, ठीक है। देख लो यहाँ तक, कोई डाउट है क्या? लेकिन अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और यस सर। उसके बाद इस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएगा न्यूमेरिकल, इससे कैसे सॉल्व करना है इसमें, वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, वो सारा चीज करना है आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ देख लो, इसमें अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, या यहाँ तक क्लियर है तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बताओ। सर क्लियर है सर। चलो, तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस और सर। इससे पहले वाले क्वेश्चन सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तक आराम से फैराडेज लॉ तक क्वेश्चन सब कर सकते हो तुम लोग। तो यस सर। फैराडेज लॉ तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तो इसका भी क्वेश्चंस करा देंगे, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चंस, तो वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। उससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडेज लॉ तक क्वेश्चंस कर लो तुम लोग। जो भी क्वेश्चन होगा डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, या फिर एक क्लास रख लेंगे उसी में डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस यस सर। बनाते रहो तुम लोग, क्वेश्चंस बनाते रहो, जो भी डाउट होगा वो डालते रहो ग्रुप में। यस सर। चलो, इसमें कुछ नहीं पूछना है ना, तो पूछना है क्या इसमें, नो देख लो एक सर। बार। चलो तब फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।